तो बच्चा हमारे चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है यूरेनियम कोचिंग क्लासेस। इसमें हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ चुके हैं सॉलिड के, हमने सॉल्यूशन को प्रोवाइड करा दिया था। अब यूनिट सेकंड सॉल्यूशन रसायन की यानी कि केमिस्ट्री की हमारी जो है उसको हम उसके सॉल्यूशन को बता रहे हैं। इसमें पीडीएफ में जो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है मोल अंश क्या है। तो हम इसमें लिख सकते हैं व्हाट इज़ मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, हम सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन होता है इन अ सॉल्यूशन टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, या फिर टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट्स एंड टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टोटल कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे, एक्स से। मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं। और अगर हमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिस कंपोनेंट का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल्स को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। अब सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अगर हमें किसी का मोल फ्रैक्शन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन की बहुत इजी डेफिनेशन होती है इन अ सॉल्यूशन टू द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अगर हमें किसी सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको डिनोट करेंगे हम एक्स बी से। तो ये हमारा सोल्यूट का हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को ऊपर रखना पड़ेगा और सोल्यूट और सोलवेंट के मोल के सम को हमें कहाँ रखना पड़ेगा, नीचे रखना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा किसका मोल फ्रैक्शन, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर हमको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर हमको सोलवेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं हम एक्स से। इसमें क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट ये कहाँ जाएंगे, ऊपर, और नीचे हमारे जो सॉल्यूशन में टोटल मोल प्रेजेंट है वो कहाँ आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो N1 प्लस N2। अब सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, इन अ सॉल्यूशन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। अगर हमें सोल्यूट का निकालना है तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बहुत ईजी हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। और अगर सोलवेंट का निकालना है तो इन अ सॉल्यूशन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, यानी दोनों का हो गया। ये हमारी बात हो गई किसकी, मोल फ्रैक्शन की। अब अगर हम बात करने जाएं दूसरा, व्हाट इज़ मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होगी हमारी, ये भी देख लेते हैं हम। मोलेरिटी में इतना सिंपल होता है, मान लो ये हमारे पास कितना लीटर हो गया है, 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन हो गया है। कितने लीटर सॉल्यूशन हो गया, 1 लीटर। ये सॉल्यूशन 1 लीटर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें मान लो 2 मोल डिजोल्व हो। कितने मोल डिजोल्व हैं, माना इसमें हमने कितने मोल डिजोल्व हैं, इसमें 2 मोल। किसके, सोल्यूट के कितने मोल डिजोल्व हैं, 2 मोल डिजोल्व हैं। तो हम बोल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी, इज कॉल्ड मोलेरिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट्स यूनिट इज मोल पर लीटर। अब हम बात करते हैं कैसे, जरा इधर देख लेते हैं। माना मोलेरिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, और नीचे लिख देंगे हम क्या, अपन में लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। मान लो अब हम सबको पता है कि अगर हमें सोल्यूट के मोलों की संख्या निकालनी है तो सोल्यूट के मोल बराबर क्या होंगे हमारे, WV अपॉन MB। यहाँ पे WV होता है मास ऑफ सोल्यूट और नीचे हमारा है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। तो अब हम इस वैल्यू को ऊपर रख देंगे तो हमारा हो जाएगा कैपिटल M यानी कि मोलेरिटी इक्वस टू WV अपॉन MB अपॉन V। और हम इसको लिख सकते हैं M इक्वस टू WV, MB का पहुँच जाएगा हमारा, नीचे हमारा MB हो जाएगा, और मल्टीप्लाई इनटू V। अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में दे रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा। ये हमारी क्या निकल चुकी है अब, मोलेरिटी।
बहुत ईजी सी बात है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलेरिटी। ओके, और सबको पता है इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम एंड इट्स यूनिट इज इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। ओके, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं पीडीएफ के। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं हम पीडीएफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीडीएफ का, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। सेम मोलेरिटी जैसा ही है। इसमें हमारा क्या हो जाता है, n इक्वस टू नंबर ऑफ मोल ऑफ n इक्वस टू नंबर, व्हाट इज नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में हमारा सेम टू सेम हो जाएगा, बस फर्क कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा वापस कितना, 1 लीटर हो गया सॉल्यूशन। और मान लो इस 1 लीटर में जितने हमारे ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं, जितने हमारे क्या प्रेजेंट हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, जितने हमारे ग्राम इक्विवेलेंट इसमें क्या है, प्रेजेंट हैं, जितने हमारे इसमें ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। यानी हमारा यहाँ पर जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट और नीचे क्या जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम सबको पता है कि इस बार हमें निकालना है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर रखना पड़ेगा मास ऑफ सोल्यूट और नीचे रखना पड़ेगा EQ का मतलब होगा हमारा इक्विवेलेंट मास। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड इट्स यूनिट इज इक्विवेलेंट पर लीटर, या फिर हम क्या लगा सकते हैं उसके पीछे एन भी लगा सकते हैं, हमारी जो वैल्यू आएगी उसके पीछे हम क्या लगा सकते हैं, एन भी लगा सकते हैं। ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो एन इक्वस टू हो जाएगा हमारा WV और ये EQ और नीचे आ जाएगा हमारा V। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, n इक्वस टू WV, EQ का पहुँच जाएगा हमारा नीचे मल्टीप्लाई V, और अगर ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो हम 1000 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ गई हमारी क्या, नॉर्मेलिटी। ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब हमारा तीसरा पीडीएफ का जो क्वेश्चन है वो है अणुसंख्यिक गुणधर्म क्या है, यानी कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज को समझाओ। व्हाट इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन। तो मैं आपको बता देता हूँ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। मान लो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन हो गया, ये हमारा एक बीकर हो गया है और इस बीकर में हमने सॉल्यूशन को भर दिया है, ये भर दिया हमने सॉल्यूशन को। इसमें क्या होगा बच्चों, हम सिंपल सी एक बात कहते हैं कि हमने इसमें सॉल्यूट को भर दिया है, तो जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है। उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि मोल का कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे। यानी अगर हम इसकी बात करें तो इसकी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसको क्या होगी, कम होगी। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट डिपेंड्स केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सोल्यूट, ओनली फॉर डिपेंड्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर ही डिपेंड करती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सबको आया समझ में। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज 4 प्रकार की होती है, ये भी बता देते हैं हम आपको। 4 टाइप्स की होती है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये 4 होती है, तो अपन को इतना नहीं पढ़ना है, इसमें से पूछा गया कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो दे रखा है हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। तो याद रखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। यह हमारे पास एक बीकर हो गया है, इस बीकर में हमने क्या करा है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लगा दिया है। ये यहाँ क्या लगा दिया हमने, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है और इधर हमने एक सॉल्यूशन भर दिया है। हमने इधर भी सॉल्यूशन भर दिया, इधर भी सॉल्यूशन भर दिया, दोनों जगह का भर दिया है, सॉल्यूशन भर दिया है। अब हमने जब दोनों जगह सॉल्यूशन भरा तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन भरा है उसमें क्या कर दिया है हमने, नंबर ऑफ सॉल्यूट को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे भर दिया है, दूसरा सॉल्यूशन हमने इसमें भरा है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन हमने भरा है ये सॉल्यूशन में हमने सॉल्यूट को थोड़ा ज़्यादा कर दिया है।
यानी ये जो सॉल्यूशन है हमारा कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। कैसा हो गया, कंसंट्रेट हो गया। और ये सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, लो कंसंट्रेशन वाला हो गया, यानी कि कम कंसंट्रेट। अब इसमें क्या होगा, सोल्यूट के जो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, हाँ, कभी भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से वो आर पार नहीं होते। सिर्फ ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो किसको जाने देती है, सोल्वेंट मॉलिक्यूल को ही जाने देगी। केवल किसको जाने देगी, सोल्वेंट मॉलिक्यूल को। और ये जो बना है वो क्या है, हमारे सोल्यूट मॉलिक्यूल। और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन किसको जाने देती है, सिर्फ सोल्वेंट मॉलिक्यूल को। तो मेम्ब्रेन विच कैन पास ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल, मेम्ब्रेन विच कैन पास ओनली सोल्वेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल हो जाएगा पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन। और दूसरा हो जाएगा हमारा एग मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन। दूसरा क्या हो गया हमारा, एग मेम्ब्रेन। तो ये दो एग्जांपल इसके हमने लिखवा दिए। एक और लिखना चाहो तो कॉपर फेरोसाइनाइड से बनी मेम्ब्रेन। तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन और एग मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं हम एनिमल मेम्ब्रेन। पार्चमेंट मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम, एनिमल मेम्ब्रेन। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि पीपीएम क्या है। तो पीपीएम हम आपको बता देते हैं, पीपीएम क्या है। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन है 1 मिलियन ग्राम। कितना है, 1 मिलियन ग्राम। कितना सॉल्यूशन है, 1 मिलियन ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम, इज कॉल्ड पीपीएम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा पीपीएम में, ये भी हम आपको बता देते हैं कि पीपीएम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीपीएम इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6। ये होगा हमारा पीपीएम। पीपीएम की डेफिनेशन एक बार और हम देख लेते हैं। मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजॉल्व इन 1 मिलियन ग्राम सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीपीएम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं पीडीएफ के। ये हमारा पीडीएफ का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन करे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चंस थे, लेकिन अब हमारे ये क्या हो गए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। कितने मार्क्स के क्वेश्चन होने जा रहे हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं अपन। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सा क्वेश्चन दे रखा है हमें, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस एंड आयोनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम आपको डेफिनेशन किसकी दे रहे हैं, ऑस्मोसिस की, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होगा जरा हम ये देख लेते हैं। बहुत सिंपल है ऑस्मोसिस। ये होगा हमारे पास एक बीकर, इसमें हमने बीच में लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें भर दिया हमने ये सॉल्वेंट, ये भर दिया हमने सॉल्वेंट, इसमें भी भर दिया सॉल्वेंट, दोनों में हमने सॉल्वेंट भर चुके हैं। लेकिन ये सॉल्वेंट भरने के बाद हमने इसमें क्या डाल दिया है, सॉल्यूट डाल दिया है। और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया है, इसमें भी हमने क्या डाल दिया है, सॉल्यूट डाल दिया है। लेकिन ये है हमारा हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या है ये हमारा, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। और ये हो गया हमारा लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल will flow from lower concentration solution to higher concentration solution is called osmosis। इसी को क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस। इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से कहाँ जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर भी हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, आयोनिक। एक हो गया हमारा ऑस्मोसिस, दूसरा हो गया, अब हम दूसरी बात किसकी कर रहे हैं, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोटिक प्रेशर,
ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं, इसी पे समझ लेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को हम। क्या होगा अगर हम इसमें एक पिस्टन लगा दें और यहाँ से अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें, यहाँ से हम क्या करें अगर प्रेशर को अप्लाई करें, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो इसमें जाना क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं अगर हम क्या लगा दें इसमें प्रेशर। तो याद रखना solvent molecule will flow from lower concentration solution to higher concentration solution can be stopped हो सकते हैं by applying pressure or high concentration solution and this pressure is called osmotic pressure। अब हम लास्ट वाले की बात करेंगे जिसको बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सिंपल सी डेफिनेशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। देखो क्या है, एक सॉल्यूशन हमने बनाया जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm है, और एक सॉल्यूशन हमें गिवन दे रखा है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी 10 atm है। दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm है, इसका भी कितना दे रखा है 10 atm ऑस्मोटिक प्रेशर, दोनों का 10 atm ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। क्या दे रखा है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर 10 atm, तो दोनों का 10 atm ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है। इसमें क्या होगा कि सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन विच हैव ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये एक हमारा हो चुका है ये वाला क्वेश्चन भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है हमारा राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब हमको आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या देना है, डिफरेंस देना है। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमको डिफरेंस बताना है। तो हम बता देते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस। तो यहाँ तो हो जाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन और यहाँ हो गया हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि हमारा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस हो सकते हैं। तो पहला डिफरेंस तो यही जाएगा हमारा आइडियल सॉल्यूशन में कि ये राउल्ट्स लॉ को करता है, फॉलो करता है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। याद रखना सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन एंड सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये पहला हो गया। तो सॉल्यूशन विच ओवे राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन विच ओवे राउल्ट्स लॉ और सॉल्यूशन विच डू नॉट ओवे राउल्ट्स लॉ, यानी कि ये वाले जो सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओवे नहीं करते और ये वो ओवे करते हैं, और ये राउल्ट्स लॉ को ओवे नहीं करते। दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा हो जाएगा हमारा एंथैल्पी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तीसरे की पॉइंट की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा वॉल्यूम डज नॉट चेंज, और इसमें हो जाएगा हमारा वॉल्यूम चेंजेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इनके बनते समय एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, इनके बनते समय एंथैल्पी में चेंज होता है, इनके बनते समय वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, इनके बनते समय सॉल्यूशन के वॉल्यूम में चेंज होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन के एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, सॉल्यूशन के एंथैल्पी में चेंज होता है और सॉल्यूशन के वॉल्यूम में भी चेंज होता है। चौथे पॉइंट की बात करें अगर हम तो इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एग्जाम्पल बहुत ईजी पढ़ेंगे, एथिल ब्रोमाइड प्लस एथिल क्लोराइड, उसके बाद बेंजीन, उसके बाद अगर हम बात करें तो
टॉलुइन। ये देखो दो एग्जाम्पल होगा इसके, ये पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा एन हेक्सेन एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, एन हेक्सेन एन हेप्टेन। तो एन हेक्सेन हो गया हमारा और उसमें क्या हो गया, एन हेप्टेन हो गया। चौथे पॉइंट की बात अगर हम करें, और भी इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे एथिल ब्रोमाइड। तो इसमें हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये हमारे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल होगा। इधर की बात करें हम तो इधर हो जाएगा हमारा मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। उसके बाद बात करें इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, मिथाइल अल्कोहल प्लस वाटर। और भी बात करें तो क्लोरोफॉर्म प्लस कीटोन। ओके, ये हमारे क्वेश्चंस में हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। डिटरमाइन दी मोलरिटी ऑफ वाटर। वाटर की मोलरिटी को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो वाटर की मोलरिटी को अपन डिटरमाइन कर सकते हैं बहुत इजी से तरीके से। तो डिटरमाइन करते हैं हम मोलरिटी को। हमको सबको पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर होती है हमारी 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml। ये है हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर यानी कि 1000 ग्राम जो है वो 1000 ml में क्या होगा, डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो हम इसकी डेंसिटी हमें पता है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं किसकी, मोलरिटी का। अभी हमने मोलरिटी पढ़ी है। मोलरिटी क्या होती है, सबको पता है। मोलरिटी होती है WV MB इंटू V इंटू 1000। ठीक है, मान लो वाटर का 1 ग्राम 1 ml में है, तो 1000 ml 1000 ग्राम में होगा। ठीक है, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या तो ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो 1 ग्राम है वाटर का, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया हमारा, 1 ग्राम। और वॉल्यूम किस में दे रखा है हमारा, ml में, तो 1000 हम लिखेंगे। MB कितना दे रखा है हमें, 18। और अच्छा 1000 हमने लिखा है क्योंकि हमें कितना दे रखा है, 1 ml दे रखा है, तो हमने 1000 लिख दिया है। अब हम सबको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है हमें, 1 ml। इसको तो हम रहने देते हैं। तो 1 ग्राम दिया था हमने, 1 ग्राम 1000 क्यों लिखा, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है, ml में। तो 1 ml, यानी कि जब हम 1000 अपॉन 18 करेंगे तो आंसर कितना जाएगा हमारा, 55.55, या लिख सकते हैं हम इसको 55.56 मोल पर लीटर। तो ये वाटर की मोलरिटी हमारी क्या आ जाएगी, 55.56 मोल पर लीटर। ये हो गई हमारी वाटर की मोलरिटी। डेंसिटी कितनी दे रखी है वाटर की, बस इतना याद रखना है आपको, 1 ग्राम 1 ml। तो ये हमने 1 ग्राम ले लिया है, ये 1 ml ले लिया है, ml में है तो 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से भाग देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ये हो गई हमारी वाटर की मोलरिटी। व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफरेंस। अभी मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया है, अब मैं आपको बता देता हूँ क्या, ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में क्या बता देता हूँ मैं आपको, सिर्फ डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है, तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में बहुत इजी सा अंतर है। डिफ्यूज़न बता देते हैं। डिफ्यूज़न होता है कि कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाता है। ऑस्मोसिस में बता ही चुका हूँ। डिफरेंस देख लो आप, तो डिफरेंस बहुत ईजी है। ऑस्मोसिस इट टेक्स प्लेस, ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन। ऑस्मोसिस किस में टेक्स प्लेस होता है, सॉल्यूशन में। और डिफ्यूजन देखो, इट टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन और इट टेक्स प्लेस बोथ लिक्विड और गैस। ये गैस में भी हो सकता है डिफ्यूजन और लिक्विड में भी हो सकता है। ठीक है, दूसरे अगर हम बात करें रिक्वायर्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें हमें क्या चाहिए,
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड एंड डज नॉट रिक्वायर्ड, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं चाहिए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए ऑस्मोसिस में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा ओनली solvent molecule move, only solvent molecule move, only solvent molecule move, solute and solvent both molecule move, solute and solvent both molecule इसमें क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मोलिक्यूल मूव करेंगे, इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मोलिक्यूल मूव करेंगे। फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो फोर्थ पॉइंट और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सोल्वेंट मॉलिक्यूल मूव, सोल्यूट एंड सोल्वेंट बोथ मॉलिक्यूल मूव। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो लास्ट पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि ओनली मूव सॉल्वेंट मॉलिक्यूल और सॉल्वेंट और सोल्यूट बोथ मॉलिक्यूल मूव। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, जबकि इसमें क्या होगा, सब्सटेंस मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन रीजन टू हायर कंसंट्रेशन रीजन, लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन। एक बार और बता देते हैं आपको, तो टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन बोथ लिक्विड और गैस टेक्स प्लेस, ये दोनों में होगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रिक्वायर्ड, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डज नॉट रिक्वायर्ड, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट बोथ मॉलिक्यूल मूव। इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन रीजन से हायर कंसंट्रेशन रीजन में जाते हैं, और इधर क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सब्सटेंस मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आ गया एक नेक्स्ट, हेनरीज लॉ। अब ये हेनरीज लॉ क्या है देख लेते हैं इसको, हेनरीज लॉ को। तो हेनरीज लॉ बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas. According to Henry's law, at a constant temperature, solubility of gas is directly proportional to the pressure of gas. जितना ज़्यादा हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा गैस का अमाउंट सोल्यूबल हो जाएगा किसमें, लिक्विड में। यानी हम इसको लिख सकते हैं AM इक्वल्स टू KHP, यानी KH इक्वल्स टू M/P, ये हमारा हो गया। वेयर KH इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट, P प्रेशर ऑफ गैस एंड M अमाउंट ऑफ गैस या फिर मास ऑफ गैस इन ग्राम। ओके, ये हो गया हमारा। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत इजी है इसके। सबसे पहला है हमारा, अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो सिंपल से 3 एप्लीकेशन है इसके। पहला एप्लीकेशन हो जाएगा इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस, इन दी प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। दूसरा हो जाएगा रेस्पिरेशन इन डीप सी, फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी। और थर्ड हो जाएगा हमारा एट हाई एल्टीट्यूड, एट हाई एल्टीट्यूड्स रेस्पिरेशन। तो 3 हो गए हमारे इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड बेवरेजेस। जब भी हम लिम्का, कोका कोला या जो भी सॉफ्ट ड्रिंक है हमारी, वो सब कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, उनको सबको प्रेशर से बनाया जाता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ाई जाती है CO2 की। फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी,
गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए एट हाई एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन, जब हम हाई पहाड़ियों पर जाते हैं वहाँ प्रेशर कम हो जाता है जिसके कारण हमें सांस लेने में क्या होती है, परेशानी होती है। 3 इसके क्या होगा, एप्लीकेशन। अब लास्ट हमारा पीडीएफ का 3 नंबर का क्वेश्चन बचा है ये, Why is glycol and water mixture used in car radiator in cold countries? ठंडे देशों में कार रेडिएटर में पानी के साथ ग्लाइकोल को भी मिक्स किया जाता है। इसका कारण ये रहता है कि ठंडे देशों में पानी जो है वो जम जाता है और जब हम उसमें ग्लाइकोल को डाल देते हैं तो ग्लाइकोल पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है और कम करने के कारण वो जो वाटर है वो नहीं जमता है और जो नलियाँ हैं वो चौक नहीं होती हैं कार में, तो इसीलिए ग्लाइकोल को मिलाया जाता है। ग्लाइकोल एंटी फ्रिज का काम करता है, पानी को जमने से रोकता है। तो एडिशन ऑफ ग्लाइकोल lowers the freezing point of water in the radiator so that the cold winter temperature wouldn't burst the lines, and thus glycol water mix is used as antifreeze in radiators of cars। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट पीडीएफ को हम बहुत जल्द डालेंगे, यानी कि कल ही उस वीडियो को डाल देंगे। आपको 3rd यूनिट के क्वेश्चंस कल पीडीएफ के मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।